एवरीवन। सो दिस इज़ प्रशांत और ये हमारे लेक्चर सीरीज़ का वीडियो नंबर 4 है। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ओके, अभी तक हम अपने लास्ट वीडियो में देखा था कि कूलम्ब्स लॉ हमें एक ऐसी इक्वेशन प्रोवाइड करता है जिसमें F इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू 1/4πε0, जिसके बारे में हमने परमिटिविटी वाली वीडियो में डिस्कस किया था। सो 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर R²। बट ये जो इक्वेशन है हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड प्रोवाइड कर पा रही है, लेकिन हमें पता है जो फोर्स होता है वो है एक वेक्टर क्वांटिटी। सो व्हाट वी नीड एन इक्वेशन विच रिप्रेजेंट्स बोथ इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। हमें एक ऐसी इक्वेशन की ज़रूरत है जो उसका मैग्नीट्यूड भी रिप्रेजेंट करे और डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट कर सके, एंड दैट इज़ द कूलम्ब्स लॉ ऑफ वेक्टर फॉर्म। ठीक है, इसीलिए हमने कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में डिराइव करने की कोशिश की है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसकी इंपॉर्टेंस बता दूं। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म बेसिकली लिखने के लिए कभी भी एग्जाम्स के अंदर अब नहीं पूछी जाती है एज अ डेरिवेशन रियली, बट इस साल 2019 में जब 10 चेंज हुआ तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस देखे गए जो अभी तक नहीं पूछे गए थे बट वो पेपर में आए। सो वी कैन नॉट टेक इट लाइटली। ऑन द अदर फैक्टर, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म से न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में पूछे जाते हैं और बहुत डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स समटाइम्स इससे आ जाते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम इसके पहले डिस्कस करते हैं। इन कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म कंसीडर करिए दो चार्जेस, एक Q1 दूसरा Q2, जिनके बीच का डिस्टेंस जो है वो R है। अभी तक हम बोलते थे कि दोनों के बीच फोर्स लग रहा है, अब वो फोर्स कौन लगा रहा है हम ये चीज़ें स्पेसिफाई नहीं करते थे, बट फॉर नाउ लेट अस स्पेसिफाई। हम बोलते हैं कि फोर्स ऑन Q2, हमें Q2 पे फोर्स फाइंड करना है ड्यू टू Q1। इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? F(2)(1), फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ठीक है, ये वाली डेरिवेशन मैं बार बार बोल रहा हूँ, रिप्रेजेंट करना इसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप पेपर में कैसे रिप्रेजेंट करते हो। ओके, चलिए अब इसके वेक्टर्स का न्यूमेरिकल में जो यूज़ है ज़रा थोड़ा बहुत वो भी देख लेते हैं। ये डेरिवेशन का पार्ट नहीं है, ये समझाने के लिए मैंने आप लोगों को बताया। मान लीजिए दो चार्ज है Q1 और Q2। अगर इस Q1 का नेचर नेगेटिव है और Q2 पॉजिटिव है तो माइनस प्लस को अट्रैक्ट करेगा और हम इसे ऐसे उसकी तरफ एरो बना के शो करेंगे, अट्रैक्टिव नेचर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। जबकि अगर दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं, ठीक है, मतलब अब इनके बीच रिपल्शन होने वाला है, तो इसमें फोर्स की डायरेक्शन को मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में एरो बना के शो करूंगा, उससे अवे जाते हुए, टूवर्ड्स द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज। ठीक है, ये अट्रैक्टिव नेचर को शो करने के लिए, ये रिपल्सिव नेचर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी के लिए हम वेक्टर फॉर्म डिराइव करते समय ये मान के चलते हैं कि मेरा Q2 और Q1 दोनों के दोनों कैसे हैं? पॉजिटिव है नेचर में। अब वेक्टर फॉर्म फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक कार्टेशियन प्लेन लेता हूँ। कार्टेशियन प्लेन बेसिकली आप बोल सकते हैं मैं ग्राफ पेपर का यूज़ करने वाला हूँ, या ग्राफ्स पे जैसे हम शो करते हैं कोऑर्डिनेट्स, उसी तरीके से यहाँ कोऑर्डिनेट्स को शो करने की कोशिश करेंगे। तो मान लीजिए ये मेरा ओरिजिन है। अब ओरिजिन से जो मेरा Q1 चार्ज है, सी दिस इज ग्राफ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ओरिजिन। इस ओरिजिन से मेरा Q1 का डिस्टेंस जो है वो मैं R1 से डिनोट करता हूँ, Q2 का डिस्टेंस मैं R2 से डिनोट करता हूँ। इनके बीच जो फोर्स लग रहा होगा वो रिपल्सिव नेचर का होगा, देख सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, अवे फ्रॉम द चार्ज मैंने एरो शो किया है। ओके, इसके ऊपर ये वेक्टर का साइन लगा लीजिएगा। ओके, सभी के ऊपर लगेगा ये। दोबारा से F(2)(1) मतलब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, इसकी वजह से कौन सी डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। अपने से दूर धकेलना चाह रहा है वो उसे कि मेरे से दूर चले जाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों सेम नेचर के हैं। ओके, अच्छा, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को कैसे डिनोट किया जाएगा? तो भैया इनिशियल पॉइंट, जब ये इस पर फोर्स लगा रहा होगा तो यहीं से तो इनिशिएट करेगा ना। इनिशियल पॉइंट क्या है? Q1 जो R1 डिस्टेंस पे है, फाइनल पॉइंट Q2 जो R2 डिस्टेंस पे है। तो इसको डिनोट करने का तरीका क्या होगा? डिस्टेंस कैसे निकाला जाएगा? R2 माइनस R1, जिसे रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है R12, फाइनल माइनस इनिशियल। याद है क्लास 11th में हम लोगों ने वेक्टर्स के अंदर ये बहुत बार किया है। ओके, सो आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा मैंने इसे R12 नाम क्यों दिया है। अब मैं इसी मैग्नीट्यूड वाली इक्वेशन को जो हमने यहाँ लिखी है, इसी को मैं यहाँ दोबारा लिखता हूँ। 1/4πε0 Q1 और Q2 का प्रोडक्ट है। नीचे अब मुझे इस R का एक स्पेसिफिक नेम मिल चुका है जो मेरे को डिनोट कर रहा है कि हाँ डायरेक्शन क्या है, 1 से 2। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड और ये रही उसकी डायरेक्शन। सो दिस वाज ओवरऑल मैग्नीट्यूड और ये उसकी डायरेक्शन।
आई होप इतना पार्ट क्लियर हुआ हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये ख़त्म नहीं होता, अभी भी ये थोड़ा सा और आगे जाता है। आगे जाके देखते हैं हम इसको। ये वही इक्वेशन है जो लास्ट पेज में रेड स्क्वायर के अंदर रखी थी मैंने। F21 कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है दोबारा से जान लो। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, 1/4πε0 Q1 Q2 R12 का स्क्वायर, और ये उसकी डायरेक्शन। याद रखना यहाँ जो होगा यहाँ उसका अपोजिट होगा अगर आप इसे रट्टा मारने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि मैंने आपको लॉजिक इसका बता दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें पता है कोई भी वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। अगर मेरा 1-2 वेक्टर है R12 तो क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड इनटू इट्स डायरेक्शन। सो इस डायरेक्शन वाले फैक्टर की जगह मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड। इस तरह के न्यूमेरिकल्स क्लास 11th में किए हैं आप लोगों ने, नहीं किए तो अभी देख लीजिए, ठीक है। वेक्टर डायरेक्शन इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड। चलिए अब दोबारा से ज़रा इसे देखिए, 1/4πε0 Q1 Q2 R12 का स्क्वायर, ये भी मैग्नीट्यूड, ये भी मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड की पावर क्यूब हो गई और ये आपका ओवरऑल वेक्टर बन गया, ठीक है। इसी को मैं देखो ये भी फाइनल इक्वेशन लिख सकते हो, या चाहो तो आप इसको ओपन करके R12 को R2 - R1 करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इस पे बेस्ड इस तरह का न्यूमेरिकल कभी आप लोगों से पूछा नहीं जा सकता। वेक्टर्स के न्यूमेरिकल मैं भी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ किस तरीके के आएंगे। हाँ याद रखिएगा एक बात, अगर आपको वो दोनों कोऑर्डिनेट्स को 3x + 4y ठीक करके या फिर 3i + 4j करके भी दिया जाता है, और दूसरे का कोऑर्डिनेट 4i + 6j करके, कुछ भी ऐसे कोऑर्डिनेट्स दिए जाते हैं, तब आप उनका यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं इस इक्वेशन में, ठीक है। दिस इज़ R2, दिस इज़ R1, ओके। तब आप डायरेक्टली सॉल्व करने के लिए यूज़ कर सकते हो यहाँ पे इनका मैग्नीट्यूड, ओके। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। इस तरह का न्यूमेरिकल मैं मेंशन नहीं कर रहा बिकॉज ये बहुत रेयरली, इवन CBSE में आज तक कभी भी नहीं पूछा गया, और अगर ऐसा कोई न्यूमेरिकल आप लोगों के एडवांस में आएगा तो मैं इसको रैंक बूस्टर सीरीज में ऑब्वियसली कवर कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा डेरिवेशन में। इसी से आगे आपको ये भी रिप्रेजेंट करना ज़रूरी है कि सिमिलरली आपका जो फोर्स लग रहा होगा 1 पे ड्यू टू द Q2, ठीक है। पहले हमने क्या देखा था, ऑन 2 ड्यू टू 1, अब हम देख रहे हैं ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। तो भाई अगर वो उस पर इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लगा रहा है तो सेम फोर्स 2 भी 1 पे लगा रहा होगा बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो दोनों इक्वल फोर्स हैं बट अपोजिट डायरेक्शन, और उस अपोजिट डायरेक्शन को शो करने का काम ये माइनस का साइन कर रहा है। मैं इसको सही से रिप्रेजेंट कर दूँ, ये माइनस का साइन है, ओके। सॉरी ये मैंने नीचे बना दिया, कन्फ्यूजन ना हो उससे, ठीक है। तो ये नेगेटिव का साइन है, इसको मैं हटा देता हूँ बिल्कुल, ओके। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि भाई वेक्टर्स की डायरेक्शन ही तो बदली है बस, ओके। यहाँ पे मैंने लिख दिया इसलिए द नेगेटिव साइन सिग्निफाइज अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। और मैग्नीट्यूड जो होगा वो इसका सेम रहेगा। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ हो ओवरऑल कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अच्छा यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या थी, देखो हम लोगों ने करते समय भी देखा इसमें सिर्फ उतारने का काम है ज़्यादा, तो पेपर में आपको इसे पूरा इसी वे में रिप्रेजेंट करना है। दैट्स वाई मैंने ये चीज़ लिखी है इतने अच्छे से, ठीक है। आई होप आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल होगा। चलिए इसके न्यूमेरिकल्स को कवर करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। यहाँ पे आपको पता चलेगा वेक्टर्स का यूज़ किस तरीके से किया जाता है। यहाँ पे बोला गया है मैंने एक 1 माइक्रो कूलम्ब का चार्ज प्लेस किया गया है P पॉइंट के ऊपर, ठीक है। उसके ऊपर हमें रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, किसकी वजह से, दो चार्जेस की वजह से, जिसमें A पे जो चार्ज मौजूद है उसका मैग्नीट्यूड है 2 × 10⁻⁻8, वो पॉजिटिव है नेचर में, और दूसरा B पे एक चार्ज मौजूद है जो कि है 1 × 10⁻⁸ कूलम्ब का, और वो माइनस नेगेटिव है नेचर में, ठीक है। उसके अलावा आपको इस ट्राइंगल की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी बताई गई हैं, जैसे AP साइड जो है यहाँ 10 सेंटीमीटर की है, BP 5 सेंटीमीटर की, और यहाँ जो APB का एंगल है वो 90 डिग्री। ये सारा डाटा आपको ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, ओके। अब यहाँ पे देखो सिग्निफाई कर देता हूँ मैं कोई चीज़, A पे जो चार्ज है वो प्लस नेचर का है, P पे जो चार्ज है प्लस नेचर का है, तो A पे जो भी चार्ज होगा वो इस P वाले चार्ज पे फोर्स कैसा लगा रहा होगा, रिपल्सिव नेचर का, इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, ठीक है ना। आवे इसे मैं FA से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, फोर्स ड्यू टू द चार्ज प्रेजेंट एट A। B पे जो चार्ज है वो कैसा है, माइनस है, नेगेटिव है नेचर में, जबकि P पे जो चार्ज है वो कैसा है, पॉजिटिव है नेचर में, देख सकते हो यहाँ पे माइनस प्लस अट्रैक्ट, तो इसमें एरो टूवर्ड्स द चार्ज बनेगा। आई होप आप लोगों को समझ आ गया। चलो एक बार ये जो FA FB लिखा है इनका मैग्नीट्यूड निकाला जाए। FA का क्या होगा, 1/4πε0 QA × QP, पहला चार्ज A दूसरा चार्ज P, अपॉन में AP का स्क्वायर, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, AP डिस्टेंस है, ठीक है।
ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹, क्यू ए की वैल्यू, क्यू पी की वैल्यू 1 माइक्रोकूलम को मैं यही लिखूंगा ना 1 × 10⁻⁻6। ओके, नीचे ए पी कितना है 10 सेंटीमीटर, जिसको मैंने ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर दिया 0.10 मीटर स्क्वायर होगा। ओके, इस ओवरऑल को मैं सॉल्व करता हूं तो मेरा एफ ए निकल के आता है 18 × 10⁻³ न्यूटन। बच्चों ये कैलकुलेशन मैं आपको बार बार करके नहीं दिखाने वाला, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम आप लोगों का वेस्ट होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट। इसी तरीके से अगर मैं बी को भी सॉल्व करूं, देखिए इस बार कैसे रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी जगह 9 × 10⁻9 रखिएगा। क्यू बी कितना लिखेंगे आप, क्यू बी लिखेंगे आप -1 × 10⁻⁻8। क्यू पी कितना लिखेंगे 1 × 10⁻6। अब देखो यहाँ पे इनके माइनस का कोई रोल नहीं है, क्योंकि उस माइनस की मदद से मैं पहले ही एरो बना चुका हूँ। अब मैं वेक्टर सॉल्व करते समय उसका यूज़ करूँगा। ठीक है, माइनस का यूज़ केवल एक बार, या तो मैग्नीट्यूड में या तो डायरेक्शन में, और जब भी वेक्टर्स क्वांटिटीज की बात होती है तो माइनस साइन डायरेक्शन शो करने के लिए यूज होता है। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड लीजिएगा। जब आप यहाँ पे बीपी की जगह क्या वैल्यू लिखोगे 0.05 मीटर का स्क्वायर। सारी वैल्यूज को आप पुट करोगे, सॉल्व करने के बाद आप चेक कर सकते हो, आपका आंसर आना चाहिए 36 × 10⁻³ न्यूटन। ओके, एक छोटा सा रिलेशन और बता दूं, एफ ए का जो आया वो आया 18 × 10⁻³ और इसका 36 × 10⁻³। तो अगर मैं इस नंबर को f मानता हूं तो ये 2f हो गया ना, इसका हमें बाद में यूज पड़ेगा, इसलिए मैंने बता दिया कि आप इस तरीके से लेट कर सकते हो। चलो जरा ध्यान से देखते हैं, ये मेरा a था, ये मेरा b था। अगर ये 90 है तो इनके बीच का एंगल भी कितना हुआ 90 डिग्री का। इधर देख लो, एफ ए एफ बी। अब मुझे इनका रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, नेट फोर्स यहाँ पे लाया करेगा बीच में। कैसे निकालेंगे नेट, पैरेललोग्राम लॉ याद है वेक्टर एडिशन का, एफ ए का स्क्वायर प्लस एफ बी का स्क्वायर प्लस 2 FA FB cos 90। ठीक है, वैसे भी 90 डिग्री होता है, वो पाइथागोरस बन जाता है यहीं से आगे, तो ये cos 90 क्या हो जाता है 0। तो एफ नेट, ये एन जो है ये नेट को शो करने के लिए, नेट फोर्स को। ठीक है, तो √ एफ ए का स्क्वायर प्लस एफ बी का स्क्वायर। दोबारा देख लो, cos 90 0, ये पूरा टर्म खत्म हो चुका है। अब देखो काम आया ना, एफ ए की जगह मैं एफ लिख सकता हूँ, एफ बी की जगह मैं 2f लिख सकता हूँ। आसान हो गया सॉल्व करना। एफ स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा तो 4f स्क्वायर, टोटल 5f स्क्वायर √ 5f²। 5 का रूट नहीं होता, वो रूट के अंदर ही रह गया, स्क्वायर से रूट का था तो √ 5f। f की वैल्यू पुट कर दो, कितनी है 18 × 10⁻³ न्यूटन। 18 √5 × 10⁻³ न्यूटन। √5 की वैल्यू आपको पुट करने की यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है। ओके, चलिए आई होप ये न्यूमेरिकल आपको क्लियर हुआ हो।